विद्यार्थी नमस्कार, मैं एन के यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, रीट लेवल द्वितीय की श्रृंखला नंबर 3 आज आपके सामने प्रस्तुत है और हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और मुझे ये भी विश्वास है कि परीक्षा के लिए सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। परंतु मैं आपको एक बात और बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि जितने भी प्रश्न आपके यहां पर हल करवाए जा रहे हैं ये पूरे एनसीईआरटी बेसिस हैं। एक बात तो ये ध्यान रखिए, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनमें ये सभी प्रश्न दिए हुए हैं। तथा आज की आपकी श्रृंखला में विशेष बात यह है कि अगर आप प्रश्न देखेंगे तो वो आपको बहुत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उनका हल आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। आज की जो श्रृंखला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप खुद देखिएगा आज कि आप वास्तव में क्या प्रिपेयर हैं रीट परीक्षा को, मेंस को क्रैक कर लेंगे। तो ये आज के इस वीडियो से सिद्ध होगा और आपको पता भी लग जाएगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो इस कार्यक्रम में हमने चूज किया है, वो है संसार की प्रमुख वनस्पतियां एवं वन्य जीव। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो एक बात तो साफ है, प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब सीधे तौर पर जो हम बात कर रहे हैं बाघ परियोजना की बात कर रहे हैं, और बाघ परियोजना का मूल उद्देश्य तो कंजर्वेशन ही हो सकता है, संरक्षण ही हो सकता है। किसका संरक्षण? बाघों का संरक्षण। तो इसमें से अब कौन सा? बाघों को मारने के लिए? अरे ये तो हो ही नहीं सकता। बाघ का शिकार से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए और बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा बाघ को शिकार से बचाने के लिए। अब दो बातें और भी समझिए कि भारत में जो भी ये टाइगर प्रोजेक्ट है ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये अप्रैल 1973 से प्रारंभ किया गया। कब? अप्रैल 1973। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था 1972 में, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट कब? 1973 में, अप्रैल में। और तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी द्वारा। और आप ये भी जानते हैं कि प्रथम बाघ परियोजना, फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो स्थापित किया गया वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। और कहां पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। किसके द्वारा? तो तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा। ध्यान रखिए, बाघ स्टेट यानी किसे कहते हैं? तो बाघ स्टेट किसको कहा जाता है? एमपी। एक चीज और यहां पर आपको ध्यान में रखनी है कि कुल बाघ परियोजना कितनी है? कुल बाघ परियोजना देश में वर्तमान में कितनी है? 53 है। ठीक है। राजस्थान में बाघ परियोजना वर्तमान में कितनी है? 4। कितनी है? 4। और देश की 53वीं बाघ परियोजना जो अभी नवीनतम बनाई गई, रानीपुर, कहां पर? यूपी में। और 52वीं बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं, रामगढ़ विषधारी। कहां पर प्रारंभ किया गया? बूंदी, राजस्थान में प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान में कुल बाघ परियोजनाएं 4, देश में 53। ध्यान रखिएगा, देश की नवीनतम 53वीं रानीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, और देश की 52वीं और राजस्थान की 4थी रामगढ़ विषधारी बूंदी टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो बाघ का शिकार से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपके, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? एक चीज, आप में से बहुत विद्यार्थियों ने नंदा देवी चोटी का नाम तो सुना होगा। मैं आपको यहां पर बहुत क्लियर कह रहा हूं कि नंदा देवी कहां पर है? ये साफ है, उत्तराखंड में है, और भारत की तीसरी और पूर्णतः भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। परंतु जीव मंडल निश्चय किसे कहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कई बच्चों के मन में प्रश्न चल रहा है कि सर इसका मतलब क्या है? जीव मंडल नीचे, ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं आप इस इंग्लिश में, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यानी इसको और क्लियर कर देता हूं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है,
और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कितने? तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, कुल बायोस्फीयर देश में कुल कितने हैं? 18 हैं। विश्व नेटवर्क सूची में कितने शामिल हैं? नेटवर्क सूची में कितने शामिल हैं? 12 हैं। पहले 11 थे, आजकल ध्यान रखिए 12 हो गए ये, ठीक है। तो कुल विश्व नेटवर्क सूची में 12 है, कुल बायोस्फीयर 18 है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो यहां पर आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? कच्छ। कहां है? गुजरात में। तो फिर मन में प्रश्न भी चल रहा होगा, सबसे छोटा बायोस्फीयर कौन सा है? डिब्रूगढ़ सिखोवा। सिखोवा ध्यान रखिए कहां पर है? असम के अंदर है, असम। तो मन में प्रश्न, प्रथम बायोस्फीयर देश का कौन सा है? प्रथम बायोस्फीयर, पहला बायोस्फीयर आपको बताना है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। कहां पर है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये पहला बायोस्फीयर देश का ये बना। सबसे बड़ा कच्छ है, सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सिखोवा है। कुल कितने? 18 है और 12 जो है विश्व नेटवर्क सूची में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, बहुत अच्छा। सिमलीपाल जीव नीचे कौन से राज्य में है? तो जीवमंडल, ये सिमलीपाल के बारे में बात कर रहा है। और जहां तक सिमलीपाल का सवाल है तो ये कहां पर होगा? उड़ीसा के अंदर। कहां पर होगा? उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चों को पता नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना मैब कार्यक्रम के तहत की गई। मैब कार्यक्रम के तहत की गई। अब ये मैब कार्यक्रम कब आया? बच्चों के मन में बड़ा सवाल है। 1971 में आया। और मैब का मतलब क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये कार्यक्रम था, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था, यूनेस्को का मैब कार्यक्रम। और इसके तहत इनकी स्थापना। तो सिमलीपाल कहां पर है? ओडिशा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में देखने को मिला था। साथियों देखिए, ये बात है, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। और 0 डिग्री से लेकर यहां 23.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो ये पार्ट है, यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये पूरा क्षेत्र उष्ण कहलाता है, उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध की जहां तक बात है, आप ये भी जानते हैं कि ये जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। ये जो पूरा पार्ट है ये शीत कटिबंध है। और इनके बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण है, ठीक है। तो ये शीतोष्ण वाला पार्ट है, ये यहां पर आपका शीत कटिबंध है। एक बात तय है कि ध्रुवों से अगर इधर आते हैं, कहां पर? भूमध्य रेखा, तो ध्रुवों पर तो न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता, ठीक है। और सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर पाई जाएगी तो इनमें से अगर हम यहां देखेंगे तो इनमें से एक ही राष्ट्र ऐसा है, यहां पर देखिए, कौन सा? ब्राजील, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, ब्राजील। तो यहां पर देखिए, महाद्वीप की बात करेंगे, यह महाद्वीप है। इस महाद्वीप को आपने देखा भी होगा। वैसे भी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का ये पार्ट जो है यहां से गुजरती है 0 डिग्री। इक्वेडोर की बात कर ले, ब्राजील, यहां पर ये ब्राजील है। और इन्हीं क्षेत्र में अमेजन वन पाए जाते हैं, अमेजन वन, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है। यहां पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। एक बात और है, जब ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, जैव विविधता बढ़ती जाएगी। और जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैव विविधता कम हो जाएगी, क्योंकि जैव विविधता वही होगी जहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो, रेनफॉल की मात्रा भी ज्यादा हो। और आप सब जानते हैं विषुवत रेखा पर प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच क्या होती है? बारिश होती है। चलते हैं आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर,
जिसमें अधिकतम जैव विविधता मिलती है? अभी मैं आपको कह रहा था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, नम प्रदेश, प्रवाल भित्तियां, मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र, ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि मैंने आपको साफ कहा है कि जहां पर उष्ण कटिबंधीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वहां पर ही जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर देता है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपको यह बताना है कि जैव विविधता का संरक्षण। अच्छा, कई बच्चों के मन में प्रश्न चल रहा है कि जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। ये मेजर क्वेश्चन है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको इसमें कई बार कंफ्यूज भी होता होगा कि जैव विविधता होती क्या है। तो एक चीज बड़ा सवाल है, देखिए जैव मंडल शब्द जो है, शब्द, इसका प्रयोग किया था एडवर्ड सुएस ने। सुएस, जहां पर जीवन संभव है वह जैवमंडल कहलाता है, जहां पर जीवधारियों की सर्वाधिक प्रजातियां, विविधताएं पाई जाती हैं, सर्वाधिक विविधताएं पाई जाती है, वह जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जीवधारी का मतलब जो जीव है, तो जंतु, पौधे, ये दोनों हैं, पौधे और प्राणी ये भी है, लेकिन इसमें इसका उत्तर जो इनमें से होगा वो सभी जीवधारी होगा। ये कई बच्चे कंफ्यूज होता है, इसका राइट आंसर होगा सभी जीवधारी। तो जैव विविधता का संरक्षण सबके लिए क्या है, पूरी तरीके से महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य से बनाए गए? देखिए पशु विहार का मतलब यहां सेंचुरीज से है, किसके उद्देश्य से बनाए गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताना है कि क्या आएगा, मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए और संरक्षण के लिए। तो आप सब जानते हैं कि मनोरंजन, शिकार, ये तो चीजें है ही नहीं, यहां पर सीधा सा है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इनकी स्थापना की गई। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे अभ्यारण्य हो, अभ्यारण्य, इनकी स्थापना जो की गई है वो स्थापना वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत की गई है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। ठीक है, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। अब देखिए ध्रुवियों पर तो न्यूनतम पाई जाती है, न्यूनतम। ठीक है, महासागरीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी सर्वाधिक होती है, पारिस्थितिकी के सबसे बड़े उदाहरण है, सबसे बड़े उदाहरण। लेकिन आपको यहां ध्यान में ही रखना है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होगा उसमें सर्वाधिक क्या पाई जाएगी, जैव विविधता। ट्रॉपिकल सेक्टर सीधे तौर पर सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी रखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में मैंने कहा आपको कि उसमें प्रश्न आया था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है। दैट इज स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग? तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाओगे तो सीधे तौर पर जैव विविधता क्या होगी, बढ़ेगी। भूमध्य रेखा सर्वाधिक जैव विविधता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9 नंबर, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ? कितना अच्छा प्रश्न है। आप देखिए अर्थ समिट की बात करा, पृथ्वी सम्मेलन, और आप ये भी जानते हैं पृथ्वी का जो सम्मेलन है वो विविध देशों में अलग अलग समय में हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए 3 जून से 14 जून, यानी 3 से 14 जून की बात हम कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ठीक है, 3 से 14 जून 1992 की बात है, और प्रथम फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन। और आप जानते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ तो यहां पर इसे +5 की भी संज्ञा दे देते हैं। कहां पर हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ। साथियों रियो डी जेनेरियो में हुआ तो ये किस देश की राजधानी है? तो ब्राजील की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील के अंदर फर्स्ट अर्थ समिट का क्या किया गया? आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? कितना अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या आएगा उत्तर। चंदन के वन, आप वैसे अगर हम चंदन के वन की बात करें तो चंदन के वन सर्वाधिक नीलगिरी पर्वतमाला में पाया जाता है, नीलगिरी पर्वतमाला।
और चूंकि नीलगिरी पर्वतमाला में सर्वाधिक है, तो आप ये भी जानते हैं साथियों, सीधे तौर पर यहां पर कर्नाटक, तमिलनाडु सेक्टर जो है वो केरल, ये वो सेक्टर है जहां पर ये पाए जाएंगे। और ये कैसे वन होते हैं? पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती। पूरा कक्षा कार्यक्रम आज एनसीईआरटी पर है। आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप सोच रहे सर ऐसे सवाल कहां से ला रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। असुरक्षित, अनसिक्योर प्रजातियां कौन है? तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। जो दूसरों को असुरक्षा दे, बिल्कुल गलत। बाघ व शेर, यह भी गलत है। जिनकी संख्या अत्यधिक हो, यह भी गलत है। जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा, ठीक है, ये असुरक्षित प्रजातियां होंगी, बिल्कुल, क्योंकि जिनके लुप्त होने का खतरा है वो क्या होंगी? सीधे तौर पर ध्यान रखिए, क्या होंगी? असुरक्षित प्रजातियां होंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलते हैं, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हेम्बोशियो डेक्रेंस बैड एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, कितना अच्छा प्रश्न है, आप इसको देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो हेम्बोशियो डेक्रेंस बैड जो है ये एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है, एक दुर्लभ प्रजाति का है। हिमालयन प्रदेश नहीं, यहां तो होगा ही नहीं। उत्तर पूर्वी भारत यहां भी नहीं, क्योंकि देखिए इन पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये पूरे क्षेत्र तो यहां पर जैसे रेड पांडा वाला सेक्टर है जो आजकल विलुप्त में चल रहा है, दक्षिणी पश्चिमी घाट, दक्षिणी पूर्वी घाट, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी घाट। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी घाट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हेम्बोशिया डेक्रेंस बैड एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, इस क्षेत्र की है, किस क्षेत्र की? दक्षिणी पश्चिमी घाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आ गया, रेड पांडा है। तो देखिए ये कितना अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक तो ये बता देता हूं कि इसे लाल पांडा भी आप कह सकते हैं, लाल पांडा। और 2008 के बाद इसे विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया, विलुप्त प्राय। तो इसे क्या कर दिया गया? विलुप्त प्राय। तो एक संकटापन्न प्रजाति है, यानी जिसके समाप्त होने पर संकट है। तीसरी बात, ये पूरे हिमालय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और हिमालय क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, तो इसका मतलब सीधे तौर पर यहां पर जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, असम की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिक्किम की बात कर लेते हैं, उन क्षेत्रों में यह पाया जाता है साथियों। और 2008 से ही ये एक संकटापन्न प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ये कैसा है? संकटापन्न प्रजाति का है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा संकटापन्न प्रजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन। कितना अच्छा, बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आप सब जानते हैं कि कहां संबंधित है? गुजरात और एमपी। और इस आंदोलन की शुरुआत जिसने की वो की मेधा पाटेकर ने। तो इसका नेतृत्व कौन कर रही? मेधा पाटेकर। यहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत, चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? उत्तराखंड से हुआ, उत्तराखंड। और इसके प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। राजस्थान में वो बात अलग है कि अमृता देवी, जिसका मूल नाम इमरती देवी था, उसने भी यहां खेजड़ली गांव के अंदर इस प्रकार की वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की पहल दी। लेकिन चिपको आंदोलन वास्तविक रूप से उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ और उसके प्रणेता जो थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहां पर आपको बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बीज बचाओ और नवधान्य आंदोलन तो कहां से प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, यहां के लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए एक क्षेत्र को संरक्षित कर दिया पूरी पर्टिकुलर रूप से। ठीक है, और उसके विभाग का उसमें सहयोग कर दिया। वन विभाग जितना भी आपका जो वनों को संरक्षण के लिए कार्य करता, उनके साथ ये लोग खड़े हो गए उत्तराखंड के। तो ये आंदोलन था नवधान्य आंदोलन। ये एनसीईआरटी बुक में है, बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य आंदोलन। और हमारे अलवर में भी इसकी, जहां पर अलवर की बात करें, राजस्थान की भी, तो यहां पर भी इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। पर देखिएगा जब आगे चल रहे क्वेश्चन, मैंने आगे इसका क्वेश्चन को अटैच कर दिया है। भैरव देव डाका
सेंचुरी, सोनचुरी लिख दिया, सेंचुरी स्थित है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी कहां है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। साथियों अलवर राजस्थान, टिहरी उत्तराखंड, भरतपुर राजस्थान, चमोली। देखिए टिहरी में तो अभी हमने देखा था आंदोलन चला था, कौन सा, बीज बचाओ, ठीक है, आंदोलन जो अभी हमने देखा था यहां पर आंदोलन उत्तराखंड में, यूके और नवदान ने यहां पर चला था। लेकिन यह भैरव डाको सेंचुरी कहां से, राजस्थान के अलवर, राजस्थान के अलवर में 5 गांवों ने मिलकर एक संघ बनाया, और संघ बनाया तो उन्होंने 1200 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, दान दे दी। किसको दे दी, ठीक है, दान दी वन विभाग, और वन विभाग ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, और उसका नाम दे दिया, क्या दे दिया, भैरवदेव, क्या दे दिया, डाकऊ, ठीक है। और ये 5 गांव के लोग मिलकर इस क्षेत्र का संरक्षण करते हैं। वनों को काटना बिल्कुल प्रतिबंधित है, यहां पर शिकार करना भी बिल्कुल मना है। तो अलवर का ये गांव दुनिया के लिए उदाहरण बन गया, ठीक है, 5 गांव दुनिया के लिए उदाहरण बन गए सरिस्का क्षेत्र में, और उस क्षेत्र को भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी क्या कर दिया, घोषित कर दिया। चलिए बहुत अच्छा उदाहरण है प्रकृति के संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, हमारे देश में एशियाई चीते कब लुप्त घोषित किया गया। देखिए एशियाई चीते, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हमारे देश में चीते लाए गए, और जब चीते लाए गए, आप देखिए चीता है कौन, तो चीता बिल्ली प्रजाति का होता है। किसका, बिल्ली की प्रजाति का होता है। एक बात ध्यान से रखिए, ये तो बिल्ली का प्रजाति का होता है। दूसरी बात कि अगर हम इसको वो करें कि भाई कब से विलुप्त, तो 1952 में क्या घोषित कर दिया, लुप्त घोषित कर दिया। तो यहां पर 70 साल बाद देखिए 122 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से तेज दौड़ता है, ठीक है, ये बड़ा इसकी एक विशेषता है। और आप जानते हैं 17 सितंबर सन 2022 को नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, आप जानते हैं 72वां जन्मदिन किसका, पीएम का जन्मदिन, पीएम का। तो इस तारीख को हम लोग क्या लेकर आ गए, चीते लेकर आ गए। कहां से चीते लेकर आए, चीते लेकर आए, कहां से लेकर आए, तो ध्यान रखिए अफ्रीका में, अफ्रीका एक महाद्वीप है, वहां एक देश है नामीबिया, आपने नाम सुना होगा, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। इस नामीबिया से हम लोग चीते लेकर आए, कहां पर, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पर, एमपी, मध्य प्रदेश में। और यहां लाकर हमने क्या कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है, 8 चीते, ठीक है, यहां पर लेकर आए, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, तो नामीबिया देश अफ्रीका में, वहां से चीते ले आए, कूनो नेशनल पार्क एमपी में छोड़ दिए नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर 17 सितंबर 2000 को। तो अब यहां पर एक बात और भी मैं चलते चलते कर देता हूं, आप सब जानते हैं कि हमारे यहां की बात कर ले, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये बाघ स्टेट, और बाघ स्टेट कौन सा था, एमपी। तो अब परीक्षा में एक और क्वेश्चन जोड़ लो, चीता स्टेट कौन सा हो गया है, जो चीता स्टेट भी अब कौन सा घोषित हो गया, एमपी, चीता स्टेट भी एमपी बन गया, बाघों का घर भी एमपी बन गया और चीतों का घर भी एमपी बन गया। बड़ी अच्छी सुखद खबर है ये, लेकिन पैसे बहुत खर्च हो गए भाई सरकार के, कि ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार लेकर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, वह औषधीय पौधा कौन सा है जो संकट में है, जिसे बनी कैंसर औषधि विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली। देखिए आप में से यहां इसका उत्तर थोड़ा गलत दे सकते हैं कुछ बच्चे, आराम से सोचिए। देखिए सर्पगंधा, कचनार, हिमालयन और अर्जुन, ये जो पौधे हैं ये हालांकि ये सारे ही औषधीय पौधे हैं, लेकिन हम यहां पर कैंसर औषधि की बात कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कैंसर औषधि। तो कैंसर औषधि के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो है वो पौधा कौन सा है, तो वो हिमालयन पौधा है। कौन सा, हिमालयन। आप देखिए वैसे भी अगर भारत में बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री
इट मींस दवाई बनाने का उद्योग जो मेनली विकसित है साथियों, वो ऋषिकेश और उत्तराखंड के, हिमाचल के इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 18 नंबर। विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इसकी बात तो हम बात ही कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? 1973 में, ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुमेलित कीजिए, आपको मिलान करना है, और जब मिलान करना है तो देखिए मिलान करेंगे। यहां पर मिलान करने की प्रोसेस, पेरियार बाघ रिजर्व, पेरियार कहां है? केरल में। जिम कॉर्बेट, तो कॉर्बेट कहां है? उत्तराखंड में। बांधवगढ़ कहां है? एमपी में। और मानस कहां है? असम में। तो यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो बड़ा साफ है, यहां पर बहुत ही क्लियरली हम इसको मिला देते हैं। जो ये ऑप्शन नंबर ये है आपका तीसरा, पहले में आप देख लीजिए 3 बड़ा क्लियर है, कॉर्बेट में 1 उत्तराखंड में, बांधवगढ़ की बात कर ले 2 आ जाएगा एमपी में, और मानस की बात कर ले तो वो कहां पर है? असम में है, क्योंकि काजीरंगा और मानस दोनों कहां पर है? असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है 20 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय वन नीति के तहत। आप सब जानते हैं राष्ट्रीय वन नीति के तहत ये संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया, और इसका पहला प्रस्ताव लाने वाला राज्य किस राज्य ने लाया? तो ओडिशा राज्य इसका पहला प्रस्ताव लाया। राष्ट्रीय वन नीति के तहत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक्चुअल में क्या होता है कि संयुक्त भागीदारी का मतलब है समुदाय और सरकार दोनों की भागीदारी से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना। तो साथियों यहां इसका ऑप्शन देख ले तो 1972, 1982, 1988 और 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 21। देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए, जो कि ये तो पुरानी बात है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात है। आजकल तो हमारी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR जो कौन सी आ गई है, वो तो अब 2021 की आ गई है। तो अब जब 2021 की आ गई तो बेसिक सी बात है, 2021 में हमारी रिपोर्ट आ गई तो उसमें हमारा वन क्षेत्र हमें देखना है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसमें कितनी थी? 21.5 थी। कब? IFSR 2011। अब बात आती है IFSR कौन सी चल रही है यहां पर? तो यहां 2021 के अंदर आई है। कौन सी? 2021। तो 2021 की है, आई तो 22 में है। अब आपको यहां बताना है IFSR 2021 के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल कितने हैं? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.62% भाग पर क्या है? वन है, भाग पर वन। तो इसका मतलब वन क्षेत्र बढ़ गया है। अब यहां पर सर्वाधिक वन राज्य किसमें है? MP। न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं? न्यूनतम हरियाणा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में? मिजोरम। और आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। तो आज की डेट में हमारे पास 24.62% पर है, तब 21.05% पर थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 22। देखिए, बहुत इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। भारत सरकार द्वारा कब पादप उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई? इसमें देखिए पादप उद्यानों को तकनीकी सहायता की बात कर रहा है, आपको बताना होगा कब। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर देखिए 1990, 1992, 1994, 1996। तो तकनीकी सहायता जो देने का प्लान बनाया सरकार ने 1992 में। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 23। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब? तो 1972 में। देखिए, वन्य जीव सुरक्षा वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखिए, टाइगर प्रोजेक्ट की बात नहीं है, आप गलती कर बैठेंगे।
तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां पर आ रहा है 24 नंबर। सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। उष्ण, उष्ण में आप देखिए, उष्ण के अंदर आप यहां पर देखिए पाला, कभी कभी पाला, कभी कभी बर्फ, कोई पाला नहीं। तो यहां पर तो उष्ण कटिबंध में तो कोई पाला पड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जिसमें MH4 है वो ऑप्शन होगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल ही समाप्त हैं। उपोष्ण, उपोष्ण के अंदर क्या होगा, यहां पर बड़ा अच्छा है, पाला कभी कभी, ठीक है। यहां पर शीतोष्ण, तो देखिए कभी पाला कभी बर्फ, और अल्पाइन बर्फ, वहां पर तो हमेशा बर्फ रहेगी अल्पाइन क्षेत्र में, तो हिमालय सेक्टर की बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा 4231। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये थोड़ा कंफ्यूजनल प्रश्न है, सारे प्रश्न एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ, 1972। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए भारत में भी जैव उपजातियों की बात कर ले, यहां पर भारत भी जैव विविधता के रूप में संबंध है, ठीक है, समृद्ध है पूरी तरीके से, और प्रजातियों के लिए भी समृद्ध है साथियों। और अगर हम भारत में देखें तो दुनिया में भारत का लगभग 10वां स्थान आता है मोस्टली। यही नहीं, भारत विश्व की कुल 8%, ध्यान रखिए, समस्त जैव उपजातियों का 8% रखता है। और 8% का मतलब लगभग कितना हो गया, 16 लाख, ठीक है। तो 16 लाख 8, तो ये बड़ा क्लियर है, यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको ये कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 8 की बुक में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आप ध्यान से देखिएगा। CITES के बारे में सत्य नहीं है, पहले तो इस पर गोला लगा लीजिए, क्योंकि आपको तो नहीं बताना है, ठीक है। यहां पर देखिए, यह सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल सही है, यह कथन तो बिल्कुल सही है। पूरा नाम, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यह भी बिल्कुल सही है। यह रेड डेटा बुक तैयार करता है, यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेड डाटा बुक कौन तैयार करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहां पर देखिए, इसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है, जिनमें सभी के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है, यह सही है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, यह रेड डेटा बुक तैयार करता है, ये गलत है, क्योंकि इसको तैयार तो कौन करता है, IUCN। तो IUCN करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपको यह भी पता होगा कि IUCN का मुख्यालय कहां है, मुख्यालय, तो मुख्यालय कहां है, ग्लांड के अंदर है, ग्लांड, स्विट्जरलैंड। कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो वो करता है। और ये बहुत ही प्रश्न भी अच्छा है, ठीक है। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई, किसकी स्थापना, IUCN की, ठीक है। और यही जो विलुप्त प्राय या फिर संकट उत्पन्न होते हैं उनकी सूची जारी करता है, ठीक है। और वही रेड डाटा बुक के अंदर, ठीक है, तैयार करता है, रेड डाटा बुक, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजनल प्रश्न है। तो CITES का काम ये नहीं है, CITES तो लगभग ये कह सकता हूं एक तरीके से संरक्षण के लिए कार्य करता है। और संरक्षण में भी मैं बता देता हूं आपको, वनस्पति और यहां पर जो वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है सीधे तौर पर। उनके व्यापार पर प्रतिबंध, जैसे मान लीजिए कोई बाघ का व्यापार करता है, उसकी खाल को बेचता है, उसके दांतों को बेचता है, जो व्यापार होते हैं उनको रोकता है, ठीक है। उन पर सब देशों ने संधि कर रखी है, कन्वेंशनल संधि है एक तरीके से, ठीक है। यहां पर देखिए 28, भारतीय उपमहाद्वीप में डिक्लोफिनक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़नाशी ने जिस जीव के लिए खतरा पैदा किया है, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आप देखिए जितने भी राष्ट्र हैं वो लगभग 8 राष्ट्र आते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात कर ले तो वो घटकर बाद में 6 की श्रेणी को मैन रूप से माना जाता है। और यहां पर देखिए डिक्लोफिनक, एस्प्रिन एंड इबुप्रोफेन जैसे पीड़नाशी जो
किस जीव के लिए खतरा है? तो आप कुछ दिनों से देख भी रहे होंगे साथियों, गिद्ध जो है वो बिल्कुल यहां से नष्ट हो गए, बिल्कुल कहीं दिखाई देते ही नहीं है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिद्ध हो जाएगा। और इनके कारण गिद्ध बेचारा, इनको ये डालते थे लोग और उनके कारण खा खा कर क्या हो गए? नष्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां पर देखिए, एकेसिया यूफोरबिया कैकेटाइस, यानी आप नागफनी, ठीक है, मुख्य पादप प्रजातियां हैं। तो एकेसिया, यूफोरबिया तथा कैकेटाइस, और इसमें एक और जोड़ देता हूं मैं, खजूर। ठीक है, तो आप इनमें सोच रहे होंगे कि सर वो ये किस प्रकार के बने, तो यहां आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये कैसे बने, कंटीले बने। कैसे? कंटीले। और 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये होते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। और इनकी एक विशेषता यह है कंटीले वनों की कि इनकी जड़ें गहरी होती हैं, जड़ें गहरी होती है, एक तो ये बात है। और पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। क्या होती है? छोटी छोटी होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे। भारत में जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र, यानी अभी हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर की, तो मैं बात भी कर चुका हूं बायोस्फीयर की। जब हम बात करेंगे तो कितने हैं? कुल 18 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 है। और बायोस्फीयर में भी मैं बता देता हूं कि 2 अभयारण्य, या एक अभयारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान, या एक राष्ट्रीय उद्यान या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान, या फिर एक राष्ट्रीय उद्यान एक अभयारण्य को मिलाकर बायोस्फीयर क्षेत्र बनाया जाता है। और उसके 3 जोन होते हैं। ठीक है, तो 3 जोन की बात कर ले तो ये जो क्षेत्र आपका होता है ये कोर क्षेत्र कहलाता है। कोर, जो सबसे बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। बहुत क्लियर मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है वो बाह्य क्षेत्र कहलाता है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्षेत्र हैं, कोर, संक्रमण और बाह्य क्षेत्र। यहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, केवल और केवल अनुसंधान का कार्य किया जा सकता है। यहां की बात कर ले, बीच वाले क्षेत्र 2 की बात कर ले, तो यहां पर पर्यटन भी हो सकता है, शिक्षा और अनुसंधान का बात भी हो सकती है। बाह्य क्षेत्र की बात करें तो यहां पर तो आवास भी हो सकते हैं, पर्यटन भी हो सकता है। ठीक है, यानी यहां अगर हम बात करें तो यहां लोग घूम फिर सकते हैं और अपना घर का निर्माण भी कर लेते हैं, यानी रहते भी हैं। लेकिन जो कोर क्षेत्र होता है वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कुल है, 12 किसमें है? विश्व नेटवर्क सूची में, यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में सम्मिलित है। ठीक है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने जीवमंडल निश्चयों की गणना विश्व के जीवमंडल निश्चय में की गई है? तो ये ऑप्शन, ये पहले 11 हुआ करते हैं, ऑप्शन गलत है। यहां पर कितना जाएगा? 12। इसका राइट आंसर कितना है? 12। यानी ये जो ऑप्शन आप दिखाई दे रहे हैं ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर कितना है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अब आपको सुमेलित करना है, और यहां पर आपको बड़ा क्लियरली है कि यहां आपको पहले पता होना चाहिए भाई सुमेलित तो अपन कर रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। देखिए, संकटापन या फिर विलुप्त प्राय जो नष्ट हो रही है उनकी बात कर लेते हैं। हमें यह बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं कि संकटग्रस्त, जो पूरी तरीके से, बहुत तरीके से संकटग्रस्त है, शेर, बंदर, पूंछ वाला बंदर, ये है सुभेद्य। ठीक है, जो हमें ये कह सकते हैं, एक है स्थानिक और एक है लुप्त। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर है। लुप्त की जहां तक बात कर ले, जो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, लुप्त में तो गुलाबी सिर का जो वाली जो बतख है वो कैसी है? लुप्त जाति में आती है। और संकटग्रस्त जाति में कौन सी आती है? बंदर पूंछ वाली। इसका मतलब साफ है कि जो 4 से शुरू होगा वो होगा, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है दोनों। अब यहां बात करें तो पहले में 4, इसमें भी है, और लास्ट में 1 और इसमें भी 1 है। अब यहां पर सुभेद्य की बात आएगी तो सुभेद्य कौन सी? नीली भेड़, सुभेद्य। ठीक है, तो ये तो आसानी से जो मिल जाती है वो, तो इसका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। और स्थानिक की बात करें तो अंडमानी टील। ठीक है, वो कैसा है? स्थानिक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये क्वेश्चन जो है, देखिए, जो संकटापन जो अभी समाप्त होने के कगार पर खड़ी है वो संकटग्रस्त होती है।
सुभेद्य जो मिल जाती है, लुप्त जो बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है, वो कैसे कहलाती है, लुप्त कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मेलोका है वर्षा वनों का एक विशेष प्रकार का पौधा। वर्षा वनों में, एक सब एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, वर्षा वनों में कृषि का एक प्रकार, वर्षा वनों के एक विशेष प्रकार का ढालू घर और वर्षा वनों का एक मुख्य आहार। तो साथियों यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वर्षा वनों का एक विशेष प्रकार का ढालू घर जो होता है वो इसका राइट आंसर है। ये एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी ये है और ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यहां भूमध्य रेखा में ये अमेजन वन क्षेत्र है, अमेजन वन क्षेत्र, वन क्षेत्र। और यहां क्या है कि कुछ लोग तो मधुमक्खी के छाता जैसा, मधुमक्खी की छाता जैसा ढालू घर बना के रहते हैं, बनाकर रहते हैं। और कुछ लोग यहां पर इसी क्षेत्र में, कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोग यहां पर अपार्टमेंट बनाकर रहते हैं, ढालू छत का, ठीक है, अपार्टमेंट। और इनको ही क्या कहा जाता है, मलोका कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा वनों के विशेष प्रकार के ढालू घर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है 34, बेमेल है। अब आपको यहां पर बताना है, बेमेल की बात कर रहे हो, बंगाल टाइगर। भाई बंगाल टाइगर तो कहां पाए जाते हैं, कोलकाता के अंदर, सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में। तो ये तो गलत है ना, गिर, यहां तो क्या पाए जाएंगे, एशियाई शेर, एशियाई क्या शेर पाया जाता है, ये तो गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा, ये वाला। लेकिन थोड़ा सा अपन देखते हैं इसमें, एक्चुअल में सूसू, सूसू का मतलब क्या है, डॉल्फिन। डॉल्फिन कौन सी, गंगाई, गंगाई डॉल्फिन, ये तो सही है। टुकुन ये अमेजन वन क्षेत्र में पाया जाता है, काजीरंगा असम के अंदर। अब टुकुन, जैसे टुकुन है, एनाकोंडा है, ये जो है, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं इनको, टुकुन है एंड ये सब कहां पर पाए जाते हैं, अमेजन वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टुकुन है, एनाकोंडा, एक है गुंजन पक्षी है, गुंजन पक्षी, यहां पर टेपीर है, टेपीर, ये सभी कहां पाए जाते हैं, अमेजन वनों में पाए जाते हैं। यानी भूमध्य रेखीय वनों में रहने वाले क्या है, वनों में रहने वाले वन्य जीव हैं, रहने वाले वन्य जीव। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनाया जाता है देवदार की लकड़ी से, चीड़ की लकड़ी से, सरपत विलो की लकड़ी से, तो आबुनस की लकड़ी से। तो सरपत विलो की जो लकड़ी होती है, इससे क्रिकेट का बल्ला सबसे अच्छा बनाया जाता है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, यहां पर चीरू है पक्षी, पशु, फसल और मछली। बताइए जल्दी से, ये कक्षा 7 की किताब में है, सॉरी 6 की में, एनसीईआरटी में चीरू है। तो चीरू क्या है, चीरू एक पशु है, ठीक है, और ये तिब्बती एंटीलोप है, एंटीलोप, एंटीलोप का मतलब तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि विलुप्त होने के कारण विलुप्त है, तो ये विलुप्त प्राय है, विलुप्त प्राय होते हैं, विलुप्त प्राय। और एक्चुअल में इसका क्या शिकार किया जाता है, क्या किया जाता है, शिकार। पहले अब तो नष्ट हो गया, अब शिकार कहां से करेंगे, लेकिन पहले इसका शिकार करते थे, और शिकार पे शाहतूस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शाहतूस ऊन प्राप्त होती थी, ये ऊन, और ये ऊन कैसी रहती थी, गर्म रहती थी, कैसी रहती थी, गर्म रहती थी। तो इसका शिकार इसलिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा है 37, शंकुधारी वनों का क्षेत्र है। चलिए, शंकुधारी जिनकी पत्तियां क्या होती है, नुकीली होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में 50 से 70, ध्रुवीय प्रदेश में, अरे ध्रुवीय प्रदेश में तो मायस और लाइकेन वनस्पति मिलेगी, यहां तो वो हो नहीं सकता। दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, विषुवत रेखा में, तो विषुवत रेखा में तो ये नहीं मिलेंगे, विषुवत रेखा में तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, शंकुधारी नहीं। शंकुधारी जिनकी पत्ती नुकीली होती है, कहां मिलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में। यहां पर तो देखिए कनाडा से ऊपर, कनाडा के अंदर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यहां पर यूएसए के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 अक्षांशों के बीच में क्या पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन शंकुधारी वनों को ही क्या कहा जाता है, टेंगा वन कहा जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। टेंगा वन कहा जाता है तो शंकुधारी वन, मैंने बता ही दिया था आपको। तो टेंगा वन किसको कहते हैं? शंकुधारी वन को ही टेंगा वन कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, यहां पर देखिए 39 नंबर। किन वनों में काफी घने वृक्षों की मोटी वितान से छत सी बन जाती है जिनके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता? यहां पर ये देखिए, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, इस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं और इन वनों को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, या फिर इन्हें हम सदाबहार वन कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कह सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, इन्हीं परिक्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर क्या होता है, कुछ तो ऊंचे बढ़ जाते हैं, कुछ नीचे, उनकी पत्तियों से वो ढक जाते हैं, नीचे के वितान छत सी बन जाती है, एक स्टेप बन जाती है। तो वो कहां पर देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपातीय वन। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपातीय वन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा है, ब्रोमीलाइड है। अब आपको बताना है कि ब्रोमीलाइड क्या है। बहुत ये कह सकता हूं कि एक विशेष प्रकार का पक्षी, एक विशेष प्रकार का पौधा, एक विशेष प्रकार का सरीसृप, एक ध्रुवीय मछली। तो बताइए क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार का क्या होता है? पौधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। वैसे ब्रोमीलाइड की बात करें तो इसके पत्तियों में जल होता है, पत्तियों में जल का क्या होता है? संग्रहण होता है, संग्रहण। और यहां पर क्या होता है, इनकी पॉकेट में, इनकी जो पॉकेट बन जाती है पत्तियों में, पॉकेट में मेंढक क्या देते हैं? मेंढक अंडे देते हैं। चलिए मेंढक अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो इसमें तो कोई किंतु ही नहीं है कि जो यहां पर आप देखिए, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, ये कुल ऑक्सीजन का, कुल O2 का कितना? 20% क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो विश्व की कुल ऑक्सीजन का कितना देते हैं? 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। देखिए, प्रकृति का दुश्मन यूकेलिप्टस, जिसे आप सफेदा कहते हैं, पृथ्वी की छतरी, या ये कह सकता हूं मैं सुरक्षा कवच, तो वह कहलाती है कौन सी? ओजोन परत। पृथ्वी का ढक्कन, या हम कह सकते हैं सुरक्षा वॉल या छिद्र, वह कहलाता है ज्वालामुखी। ठीक है, और ये कह सकता हूं कि पृथ्वी का कंबल जलवाष्प कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे। और पृथ्वी के फेफड़े आप देख रहे हैं, पृथ्वी की किडनी आर्द्र भूमि कहलाती है, वेटलैंड, नम भूमि, रामसर साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ वन्य जीव दिए है, दूसरी तरफ वन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा कहां कहां पर रहता है। कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो काफी कंफ्यूज कर देते हैं, और मैं कह रहा हूं रीट का पेपर ऐसा ही रहने वाला है। बच्चे देखते रह जाएंगे प्रश्न कहां से आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पेपर। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। चलिए सीधे चलते हैं, गोल्डन लंगूर, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है गोल्डन लंगूर। यहां पर आपको ध्यान रखना है, गोल्डन लंगूर का मतलब यहां पर स्वर्ण लंगूर की बात कर रहा है, स्वर्ण लंगूर। तो स्वर्ण लंगूर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। इसका मतलब पहले में 3, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। इसका मतलब फीजेंट और मोनाल, ये शीतोष्ण पर्णपाती। फिर उसके बाद में क्या होता है, रजत लोमड़ी, ये शंकुधारी वनों में, और मिंक, रजत लोमड़ी और मिंक शंकुधारी वनों में। हाथी, जैबरा, जिराफ, ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में पाए जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको यहां पर देख लिया होगा। तो यहां पर देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय क्या हो जाएगा? पर्णपाती वनों में गोल्डन लंगूर पाया जाता है। तो उससे ही आपका जो है उत्तर हो जाएगा, क्योंकि और किसी में ऑप्शन नहीं है। तो ये इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, आपको कंफ्यूज कर देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल है एक सींग का गैंडा, आप जानते ही हैं, ये तो सीधा है, असम में पाया जाता है। किसके अंदर? काजीरंगा। तो ये तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा। जंगली गधा कच्छ के रण में, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर देखिए, जंगली बकरी हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र। तो एशियाई शेर, अरे एशियाई शेर पश्चिम बंगाल में नहीं होंगे, एशियाई शेर कहां पाए जाएंगे? गिर। और गिर कहां है?
गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो इसका ये जो है ये ऑप्शन एशियाई शेर, ये यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिर अभ्यारण्य गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये जंगली गधा कच्छ के रण में गुजरात में, ध्यान रखना, बहुत अच्छा है। एक सिंह का गैंडा काजीरंगा जंगली बकरी और हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। जंगली बकरी की बात कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वाइल्ड लाइफ वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। 2003 में वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिटिल स्टिंट है। तो लिटिल स्टिंट की बात कर रहा है, वो बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से बताइए क्या आएगा इसके अंदर। प्रवासी पक्षी, स्टेपी घास, एक टुंड्रा वनस्पति और एक प्रकार की पवन। तो देखिए यहां पर देखिए आपने कुछ लोग होंगे जिसमें पिटेल का नाम सुना होगा, बतख का नाम सुना होगा, पिटेल बतख। ठीक है, नहीं सुना, सुना होगा, कई बार आपने देखा भी होगा। और ये करलियू, पर ये चक्कर क्या है कि यहां नहीं आते, ये हमारे राजस्थान की बात कर ले तो घना पक्षी विहार क्षेत्र में ये आते हैं। ठीक है, वहां पर आपने एक और नाम सुना होगा फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, पिटेंट बतख और साइबेरियन सारस, सारस। और यहां पर लिटिल क्या स्टिंट, ये सब क्या है? प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी है। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। देखिए ऊपर यहां पर आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र है, और ये पूरा क्षेत्र साइबेरिया का है, साइबेरिया। बीच में यहां देखिए चीन है, नीचे नीचे चीन के नीचे यहां पर भारत है। भारत के अंदर ये यहां से चलते हैं, कब? सर्दी में, शीत ऋतु में वो यहां से चलते हैं, शीत ऋतु में भारत की ओर चलते हैं, और 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर कर वो यहां पर आ जाते हैं। कौन कौन? ये देखिए साइबेरियन सारस, फ्लेमिंगो, लिटिल स्टिंट, पिटेल बतख और किल्लियू, ये यहां पर आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक और भी है आस्प्रे, आस्प्रे। तो ये सब यहां पर आ जाते हैं, और यहां वो रहते हैं जब तक, वहां जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तब तक हमारे यहां पर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। और लिटिल स्टिंट ये सबसे कम वजन का होता है, सबसे कम वजन का। ठीक है, 15 ग्राम वजन का है मात्र। ठीक है, सबसे हल्का है ये, 15 ग्राम। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। तो ये तो आप मुझे लगता है बता देंगे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो मगरमच्छ को भी मारकर खा जाता है। ठीक है, मगरमच्छ को भी मारकर खा जाता है। तो वर्षा वनों में उष्णकटिबंधीय एनाकोंडा। ठीक है, ब्राजील की नदी की बात कर ले, नदी अमेजन, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कहां की? विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी नदी। और यहां पर क्या पाया जाता है? एनाकोंडा, सर्प पाया जाता है। एनाकोंडा किसको मारकर खा जाता है? मगरमच्छ को भी मारकर खा जाता है, को मारकर खा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, खा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आगे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 47 नंबर, दृढ़ काष्ठ वृक्ष रोजवुड, आबनूस, महोगनी पाए जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, रोजवुड, आबनूस, महोगनी पाए जाते हैं। आपको इसका उत्तर बताना है, बहुत क्लियरली मैं कह रहा हूं, जल्दी से बताइए क्या है। शंकुधारी वन नहीं हो सकते, शीतोष्ण पर्णपाती वन नहीं है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। जल्दी से क्या आएगा उत्तर? तो ये उत्तर आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, रोजवुड, आबनूस और महोगनी कहां पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्रश्न आया है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। आपको बताना होगा शंकुधारी। ठीक है, आपने नाम सुने होंगे देवदार, चीड़, फर, जूनिफर। ठीक है, ये नाम सुने होंगे, तो उनमें एक शब्द चीड़ सुना होगा, और चीड़ शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण प्रजाति है। क्या? चीड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीड़ हो जाएगा। ठीक है, ये शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। देखिए काई और लाइकेन की बात करें
तो ये चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र की बात है, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, वनस्पति है। क्या है? वनस्पति है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए, यहां पर इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेगिस्तान वनस्पति नहीं है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वो ये भी नहीं है, टुंड्रा वनस्पति और भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तो आप देखिए, अगर हम बात करें तो वहां तो अंजीर और ये सब चीजें वहां देखने को मिलती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात है। तो यहां पर इसका राइट रहेगा टुंड्रा वनस्पति। क्या है? टुंड्रा वनस्पति होती है, छोटी छोटी वनस्पति होती है, काई और लाइकेन। ठीक है, तो काई और लाइकेन कैसी वनस्पति है? टुंड्रा वनस्पति है। ठीक है, और तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, आपको पता भी होगा। और यहां पर वालरस जैसे कुछ जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में जैसे कस्तूरी बैल है, बैल, वालरस है, वालरस जैसे जीव यहां पर पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। कहां पर? टुंड्रा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्र की बात कर रहा है वो। विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, फलोद्यान यानी फलों के बागान जहां पर बहुत ज्यादा पैदा होते हो। आपने जैतून का नाम सुना होगा, जैतून, अंजीर, संतरा, ये सबसे ज्यादा कहां उत्पन्न होंगे? तो एक बात ध्यान रखिए, जो भूमध्य सागरीय बागाती कृषि है, ये वाली भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय बागाती कृषि, बागाती कृषि इस क्षेत्र में ज्यादा होती है। तो यहां पर ये भी देखिए, भूमध्य सागरीय और भूमध्य क्षेत्र में भी आप देखिए, इंडोनेशिया को देखिए, ये पारा क्षेत्र आपने देखा होगा। और भूमध्य सागरीय, ये तो भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की भी हम बात करें तो वहां पर एक तरीके से इस प्रकार का एक क्षेत्र बन जाता है जहां पर ये फलों का सर्वाधिक खेती होती है पूरे इस क्षेत्र के अंदर। तो यहां पर जब इस क्षेत्र में फलों की खेती होती है तो इसे क्या कह दिया जाता है? विश्व का फलोद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। चलिए, भूमध्य सागर पूर्व का क्षेत्र, रूम सागर जिसे हम कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए फिर दोबारा से लौटकर क्वेश्चन आया, नींबू वंश सिट्रस के फल की विशेषता है। तो शंकुधारी वनों में यहां कहां हो जाएगा? वही सिट्रस की बात कर रहा है। तो सिट्रस तो आपको यह भी पता होना चाहिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार अभी थोड़ी देर पहले ही हम देख रहे थे, गर्म और शुष्क रेगिस्तान, ये तो हो ही नहीं सकता, इस क्षेत्र में नहीं होंगे पूरी तरीके से। तो ये जो यहां पर भूमध्य सागरीय वनस्पति है, नींबू वन सिट्रस जो है वो इसी क्षेत्र की है। थोड़ा खट्टा यहां पर इस तरीके के फल होते हैं उनमें, जैसे आपने देखा अभी हम बात भी कर रहे थे। ठीक है, यहां पर एक तरीके से जैतून का खेती होती है, अंजीर जो यहां पर देखने को मिलता है, संतरा यहां पर का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वालरस है। तो अभी वालरस की तो मैं बात ही कर रहा था कि घास के स्थल नहीं, एक नरम काष्ठ वृक्ष ये भी नहीं है, एक नींबू वन सिट्रस का फल ये भी नहीं है, एक ध्रुवीय जानवर है। क्या है? ध्रुवीय जानवर। तो ये ध्रुवीय जानवर है वालरस। अभी हमने बात भी की थी कि ये जो है पूरी तरीके से ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्रुवीय जानवर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और अंतिम क्वेश्चन आज का सुमेलित है। अब आपको सुमेलित बताना है। देखिए एक तरफ तो घास के मैदान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका, ये तो गलत है। सवाना घास के मैदान कहां पाए जाएंगे? पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, सवाना घास के मैदान। ठीक है, कंपास ये कंपोज है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है, ये कंपोज। वेल्ड ये भी गलत है, वेल्ड। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट में पाया जाता है। डॉन, डॉन कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए प्रेरीज की बात कर लेते हैं। प्रेरीज घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरीज कहां पाए जाते हैं? तो उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका की बात करें तो कहां पर? तो यहां आपको पता होना चाहिए कनाडा और यूएसए। ठीक है, फिर आपके पास आता है यहां पर पंपाज। पंपाज कहां पर? अर्जेंटीना में। यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। लेकिन ये कंपास लिखा है, ये कंपोज होता है वैसे। ठीक है, और इंग्लिश में कंपोज होता है। ये कहां पर होता है? तो ब्राजील के अंदर होता है। लेकिन ये कैसे मैदान है? तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है।
तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये ध्यान रखें। ठीक है, लानोज, लानोज घास के मैदान कहां होते हैं? लानोज वेनेजुएला में, वेनेजुएला। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखिए, मैंने पहले भी एक सीरीज में करा दिए घास के मैदान सबको। तो आज का कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विद्यार्थियों, अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो। आप प्लेलिस्ट में मैं जोड़ दूंगा, सारे वीडियो देख सकते हैं। ये हमारी तीसरी सीरीज थी, कल हमारी चौथी सीरीज आएगी। रीट लेवल के लिए चौथी सीरीज आएगी और सीट लेवल सीईटी के लिए जो 10+2 लेवल का उसका दूसरी सीरीज आएगी। ठीक है, तो देखना ना भूलें। ठीक है, और हमारा अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।